आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आगे जो आपका टॉपिक आ रहा है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो आपके यहां पर हम चार पढ़ेंगे। पहली जो पढ़ेंगे योज्यता, एडिटिविटी, दूसरी हम आपकी जो पढ़ेंगे इसके अंदर निश्चरता, तीसरी हम जो आपकी इसमें के अंदर पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, इनवेरियंस, ये आपकी निश्चरता आ जाती है, ये आपका क्या आ जाएगा, संरक्षण आ जाएगा, कंजर्वेशन होगा। मुझे थोड़े से बच्चे ये बताएं कि आप पूरी थ्योरी लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं आपको पूरी थ्योरी लिखाऊं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, नहीं है तो फिर मैं आपको अवेल करवाऊं। क्वांटीकरण बोल देते हैं या क्वांटमीकरण बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन। हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो आवेशों के हम जो मूलभूत जो आपके गुणधर्म हैं उसके अंदर हम चार गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला जो इनका गुणधर्म है वो क्या है, आवेशों की योज्यता। दूसरा आपका है आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस। और जो आपका तीसरा है वो क्या है, आवेशों का संरक्षण का नियम। और जो चौथा है वो आपका क्या है, आपका आवेशों का क्वांटीकरण। क्लियर है? तो स्टेप 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता के अंदर आप लिखें आवेशों की योज्यता आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसमें किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के परिमाण का बीजगणितीय योग होता है। क्लियर है? अभी इसका जो आपका गुणधर्म है, क्या कहता है, आवेशों की योज्यता गुणधर्म क्या कहता है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है, इस गुणधर्म के अंदर क्या होता है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों के परिमाणों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है क्यों? क्योंकि जो आवेश है वो आपका क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश आपका क्या है, एक अदिश राशि है, और हमेशा अदिश राशियों का बीजगणित योग होता है। और जब सदिश राशियां आती हैं तो उनका सदिश योग होता है। ये ध्यान में आप रखना। यहाँ पर आपका योग परिमाण होगा वो बीजगणितीय योग होगा। अर्थात आप लिख सकते हो, यदि निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश उपस्थित हैं तो कुल आवेश क्या होगा, उनका परिमाण चिन्ह के साथ, धनात्मक ऋणात्मक, कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल लिख सकते हो आप इसको, प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे जो कुल आवेश आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनका बीजगणितीय योग हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, यदि किसी निकाय में -20 कूलाम प्लस 30 कूलाम -45 कूलाम
तथा प्लस 37 कूलाम, 37 कूलाम आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा भाई बताओ? 2 कूलाम। कुल आवेश देखें, बिना कॉपी पेन यूज करके कैलकुलेट करके बताओ। 2 कूलाम। क्या आ जाएगा आपके पास इनका? शाबाश, 2 कूलाम माइनस 20 प्लस 30 माइनस 45 और प्लस 37। तो ऐसा नहीं पहले इनको माइनस प्लस माइनस करो, पहले माइनस वालों को जोड़ दो। 20 45 कितने हो गए? माइनस 65 और 30 और 37 कितने हो गए? 67। 67 में सिर्फ 65 गए, 67 में धनात्मक का है तो बड़ा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? प्लस 2 कूलाम। सिर्फ ये बोल रहे हो आप, तो धनात्मक 2 कूलाम बोलो, ठीक है, 2 कूलाम नहीं सिर्फ। तो क्लियर है? इस प्रकार से आपकी जो आवेश की योज्यता का गुण होता है। और इसके अंदर अगर आपके पास क्या हो, यदि कुल आवेश क्या हो, किसी निकाय का कुल आवेश शून्य होता है तो क्या होता है भाई? जो आपका निकाय होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं एक और इसी से एक क्वेश्चन बता दूं। एक मैंने आपको लाइन दे दी, एक निकाय उदासीन है, या मैं लिख दूं निकाय का कुल आवेश नियत है। तो इस कथन से आपका क्या अर्थ है? एक मैंने कथन दिया आपको कि एक निकाय उदासीन है या निकाय का कुल आवेश नियत है, नियत नहीं सॉरी शून्य है, कुल आवेश शून्य है। तो इस कथन से आपका क्या अर्थ है, तात्पर्य है इससे? इसमें धनावेश और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की दोनों संख्या बराबर है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे कि जो आपका उदासीन है तो इस निकाय के अंदर जो धनावेशों की संख्या है उसमें उपस्थित ऋणावेशों की संख्या के बराबर होते हैं। सिंपली हम ये कहते हैं धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, परंतु बोर्ड में जब आप लिखोगे, लिखते वक्त आपने ये लिखना है कि इस प्रकार के निकाय के अंदर उपस्थित कुल धनावेशों की संख्या उसमें उपस्थित कुल ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है। ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है लिखने का। ठीक है। इसी का क्वेश्चन दूसरा बन सकता है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन आपको दे दे, Q1 क्या है आपका? Q1 एंड Q2 क्या है? नेगेटिव है, मतलब दोनों ही, ये माइनस Q1 है और ये आपका क्या है? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, चौथा आपका नेगेटिव 0 और जो आपका तीसरा, और जो चौथा आपके पास आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ है सर। चौथा ऑप्शन इसमें होगा पॉजिटिव नेगेटिव, अर्थात एक आपका धनात्मक होगा, एक आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है। Q1 आपका धनात्मक हो सकता है, आपका Q2 भी आपका क्या हो सकता है? एक धनात्मक होगा। आपका Q1 अगर धनात्मक है तो Q2 ऋणात्मक होगा, Q1 ऋणात्मक है तो Q2 आपका धनात्मक होगा। ऑप्शन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। नीट और जेईई के एग्जाम के अंदर आपके Q1 इज लेस देन 0, Q2 इज लेस देन 0, Q1 इज ग्रेटर देन 0, Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 इज लेस देन 0, Q2 इज ग्रेटर देन 0। हो सकता है Q1 इक्वल टू 0, Q2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड सर फोर्थ भी हो सकता है। थर्ड और फोर्थ दोनों होंगे इसके अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके, जो लॉजिकल क्वेश्चन बोर्ड के अलावा जो आगे के एग्जाम में आते हैं। लैंग्वेज आसान होती है, परंतु जो उसका मॉडल क्वेश्चन का जो आपका अपीयरेंस होता है वो ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड। जो दूसरा गुणधर्म है, अभी क्लास है हमारे 10 मिनट है। दूसरा जो गुणधर्म है आपका वो है आवेशों की निश्चरता। फिर इसके नोट्स कब सेंड करोगे? अच्छा, आपको नोट्स चाहिए तो ठीक है, नोट्स में आपको अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, आज शाम को या कल मैं इसके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता होती है वो निकाय की चाल पर। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, किसी आवेश का परिमाण
किसी भी आवेश का या किसी वस्तु कह सकते हो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ऐसे लिखो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसकी गति पर निर्भर नहीं करता। निश्चरता मतलब इनवेरियंस मतलब बदलता नहीं है, वेरी नहीं करता, वह परिवर्तित नहीं होता, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु आपकी स्थिर है, उस पर जो आवेश है और उसके कुछ ही समय बाद वस्तु ने गति करना प्रारंभ कर दी, तो उस पर जो कुल आवेश है वो क्या रहता है, उतना ही रहता है, नियत रहता है। मतलब विरामावस्था में भी उतना होता है और गति अवस्था में भी उसका आवेश उतना ही रहता है। तो उसकी वस्तु के गति या वेग पर आपका क्या कहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु पर जो आवेश है और वस्तु की जो गति होगी वो ही आपके आवेश की गति होती है। ठीक है, सापेक्ष वेग के अंदर आपने पढ़ा होगा इस चीजों को। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो उसकी गति के कारण उनके जो आपका आवेश का जो परिमाण होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नहीं बदलता, उतना ही रहता है। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं कि Q विरामावस्था बराबर क्या आ जाएगा, Q आपका गति अवस्था। गति करने से पहले भी आपका क्या होता है, उतना ही रहता है, और गति करने के बाद भी आवेश उतना ही रहता है। परंतु एक शब्द में शॉर्ट आवेश की जगह द्रव्यमान हो, फिर मैं बता रहा हूँ, ये रहा आ रहा हूँ, देखो सामने आपके, कि अगर हमारे पास द्रव्यमान है तो ये क्या होता है आपका, क्या है, हमेशा आप इसके प्रकार से लिखोगे m, यहाँ पे आपका चिन्ह आ जाएगा गति अवस्था। तो मतलब गति करने पर क्या होता है, वस्तु की गति करने पर क्या होता है, उसके जो द्रव्यमान होता है, आपका जो आवेश होता है, आवेश तो नियत रहता है, परंतु द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा m बराबर सूत्र से m नॉट अंडर रूट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, वस्तु का वेग है, और c प्रकाश का वेग है। तो वेग आपके क्या होता है, गति आपका m नॉट जो है वो क्या है, वस्तु का विरामावस्था का द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है। तो v वेग से गति करने पर क्या हो जाता है, आपका वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। परंतु जो q है, तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो, q बराबर q नॉट, ये रहता है। q नॉट आपका विरामावस्था का है। तो आपके क्या कहते हैं, किसी की वस्तु के गति करने पर उसका जो आवेश होता है उसमें क्या हो जाती है, आपका आवेश नियत रहता है, परंतु उसका जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन भी आता है आपके इसी प्रकार से, गति करने पर किसी वस्तु का आवेश तथा द्रव्यमान क्रमशः ऑप्शन में आते हैं, नियत रहता है, बढ़ता है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको देख करना है, आवेश के लिए आपने नियत ढूंढना है, अपरिवर्तित ढूंढना है, और इसके लिए आपने वृद्धि या परिवर्तित ढूंढना है द्रव्यमान के लिए। ठीक है, एक आता है आपके पास विशिष्ट आवेश। बताएगा मुझे कोई विशिष्ट आवेश की परिभाषा? विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश की परिभाषा कोई बताए मुझे? तो आप लिख सकते वह हैं, आवेश हाँ, किसी वस्तु के आवेश का उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है या नहीं करता? किसी वस्तु का जो विशिष्ट आवेश होता है वो उसके आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं। तो क्या किसी वस्तु का जो विशिष्ट आवेश है उसके वेग पर निर्भर करता है या नहीं करता? आप बताइए। नहीं करता, विवेक? नहीं नहीं सर, करता सर। करता है, करता है सर। क्योंकि ये क्या है,
Q बटा M है। Q तो निर्भर नहीं करता, M परंतु M निर्भर करता है। M करता है M सर, निर्भर यस सर। करता है तो क्या होता है आपका कि जैसे ही हम उसका वेग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, M आपका क्या हो जाता है, द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ विशिष्ट जाता है। आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बढ़ता नहीं बेटे, नीचे है, हर में है। हर में अगर जो कोई चीज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, मान कम हो जाएगा। विशिष्ट आवेश बराबर क्या होगा, विशिष्ट आवेश है वो आपका क्या है, Q बटा M। तो राइट हैंड साइड के जो हर के अंदर अगर किसी चीज को हम बढ़ाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर हम ऊपर के अंश को अगर बढ़ाते हैं तो आपकी ये बढ़ जाती है। तो विशिष्ट आवेश क्या होगा, कम होगा। तो ये अच्छा कंसेप्ट कम है हो तीनों जाएगा। चीजों का। ठीक है, तीनों चीजों का अच्छा कंसेप्ट है। तो मतलब किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, उसका जो आपका आवेश होता है वो अपरिवर्तित रहता है और द्रव्यमान उसका बढ़ जाता है और विशिष्ट आवेश उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है ये वाला गुणधर्म। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो हम अगला हमारा जो गुणधर्म है आसान सा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा आपका क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का, तो क्या होगा, आपने बहुत सारे संरक्षण के नियम पढ़े होंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताओ मुझे क्या होता है। ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है सर ना ना नष्ट तो होती उसको है। बढ़ाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रूप में सकता है। बोला, ठीक है, वेरी गुड। और संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम यही होगा सर। यही होगा। इसमें शर्त होती है एक, सर बल 0 होना चाहिए। बल 0 होना चाहिए। कौन सा, उसके आंतरिक बल या बाह्य बल, बाह्य बल सर। बाह्य बल, शाबाश। और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अब केंद्रीय बल 0 होना चाहिए सर। अभिकेंद्रीय बल 0 होना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल 0 होगा तो क्या हो जाएगा, घूर्णन गति नहीं होगी, वो अपने पथ से। अभिकेंद्रीय बल तो क्या करता है, उसमें गति बनाए रखने के लिए मदद करता है। अभिकेंद्रीय बल नहीं, बल आघूर्ण आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, जो रेखीय गति में जो बल का महत्व होता है, कोणीय गति में वही जो महत्व आपका बल आघूर्ण का होता है। तो आवेश संरक्षण के अंदर क्या होता है, इसके लिए आप कह सकते हैं जो मेन इसमें शर्त है, जैसे उसमें बाह्य बल की वो है, इसके अंदर शर्त है वो है विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। सुना है आइसोलेशन शब्द, आजकल बहुत चल रहा है आइसोलेशन। तो ये है ना, क्वारंटीन हो गया कोरोना के अंदर। आइसो होता है ना, तो उसके पास कोई आ सकता है ना ही उसके पास कोई जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपने इसके अंदर जो परिभाषा देनी है, किसी विलगित निकाय, विलगित का मतलब ये होता है आइसोलेटेड, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है भाई, कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात क्या हो जाएगा इसका, किसी विलगित निकाय में आवेश न तो प्रवेश कर सकता है और न ही बाहर निकल सकता है। ये आपका आवेश संरक्षण का, आपको जो इसका कथन है वो इस प्रकार से लिखना है। इसका उदाहरण आप अगर आप लिखें तो नाभ की अभिक्रियाएं होती हैं, युग्म उत्पादन होता है उनके अंदर, रेडियो एक्टिविटा जो होती है उसके अंदर आपका आवेश संरक्षित रहता है। जो होता है निकाय, अगर निकाय में लें अभिक्रियाएं, ठीक है।
जैसे हम अगर उदाहरण है इसका अभिक्रिया के अंदर, ये भी आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, ये तो आपने लिख दिया किसी विलगित निकाय के अंदर आवेश नियत रहता है, ना आपका ना तो आवेश प्रवेश कर सकता है ना बाहर निकल सकता है। किसी अभिक्रिया के लिए लिखेंगे तो आप कह सकते हैं किसी भी आपकी जो विलगित निकाय के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर क्या होगा कि अभिक्रिया से पूर्व जो कुल आवेश है अभिक्रिया के बाद भी जो कुल आवेश के बराबर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया के अंदर भी जो आवेश होगा वो नियत रहेगा। तो आप इसका उदाहरण अगर लिखें तो आपके जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की आपकी जो अभिक्रिया है उसके अंदर आप लिख सकते हैं, जब इस पे आप क्या करते हैं बम्बार्डमेंट करवाते हैं एक न्यूट्रॉन की, अगर आप इसके ऊपर क्या करते हैं बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास के आपके क्रिप्टॉन और बैरियम के अंदर ये ब्रेक हो जाता है। प्लस इसमें क्या होते हैं तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ ऊर्जा इसमें आप क्या होती है बाहर निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, अगर इस अभिक्रिया के अंदर हम देखें, ये आपकी अभिक्रिया है, एक नाभ की अभिक्रिया है, यूरेनियम विखंडन अभिक्रिया है, नाभ की विखंडन की अभिक्रिया है, जिसके अंदर हम यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं तो दो भागों में क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर ये विभाजित हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रेंज की जो ऊर्जा आपकी मुक्त होती है इसके अंदर से। तो अब अगर देखें अभिक्रिया से पहले आपने फिजिक्स के अंदर क्या करना है, आपने थ्योरी लिखनी है, लैंग्वेज आपने लिखनी होती है। ठीक है, कोई सी चीज की ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभिक्रिया से पहले आपके कहते हैं आवेशों की संख्या हम देखें तो कितनी हो जाएगी आवेशों की संख्या 92, और यह न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0 होता है। और अभिक्रिया के बाद अगर देखें, अभिक्रिया के बाद आवेशों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपके 36 + 56 तो 92 ही आ रही है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कोई भी जो नाभ की अभिक्रिया होती है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो अर्थात अभिक्रिया से पहले आवेश कुल आवेशों की संख्या और किसके बराबर होती है आपके अभिक्रिया के बाद कुल आवेशों की संख्या के बराबर होती है। ये आपका आवेश संरक्षण का नियम है। अभी आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी तो मेन जो कल एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर एक आपका थ्योरी पर भी क्वेश्चन आ जाता है, बीच में से कोई क्वेश्चन आ जाता है आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों उसके अंदर जो आवेश होता है वो एक पूर्ण गुणज रूप में होता है, रूप में नहीं होता। अभी इतना है माइंड में रखो आप कि जो आवेश होता है वो पूर्ण गुणज होता है, ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो आज हम जो अपनी जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं।